हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। और विमीय विश्लेषण में विमाओं के यूजेस चल रहे हैं, विमाओं के अनुप्रयोग या प्रयोग चल रहे हैं। और विमाओं के प्रयोग में भी हम आपको क्या बता रहे हैं, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम किस विमाओं की सहायता से अगर किसी समीकरण को असत्य ज्ञात कर लेते हैं या अशुद्ध ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर हम उस अशुद्ध समीकरण को कैसे शुद्ध करते हैं या किसी फार्मूले को हम सही तरीके से कैसे प्राप्त करते हैं विमाओं की सहायता से। ये वो टॉपिक चल रहा है। तो उसी टॉपिक में हम आपके लिए जो नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन ये है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v माध्यम का प्रत्यास्था E व घनत्व D पर निर्भर करती है। यानी जो किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है ना v, वो माध्यम के प्रत्यास्था E पर और घनत्व D पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि द्वारा माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए सूत्र प्राप्त करना, इस ध्वनि की चाल के लिए सूत्र प्राप्त करना है। किसके पदों में? E के और D के पदों में। ठीक हो गया। जहाँ E क्या है? प्रत्यास्था गुणांक, और D क्या है? घनत्व है। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखा है कि जो ध्वनि की चाल है वो ई पर डिपेंड करती है और डी पर डिपेंड करती है। यानी एक फार्मूला बी का जो लाना है वो ई और डी के पदों में लाना है। ओके, तो ठीक है, आंसर में देखेंगे हम। तो माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल बी, माध्यम के प्रत्यास्था, मान लीजिए हमने कि माध्यम के प्रत्यास्था ई की तो एक घात, माध्यम को जो प्रत्यास्था है उसकी तो एक घात, और घनत्व डी की बी घात पर निर्भर करती है। जब निर्भर करती है तो इसका मतलब बी समानुपाती हो जाना चाहिए ई की पावर तो ए और डी की पावर बी के। ठीक, और समानुपाती जब हटाते हैं ना तो उसकी जगह जब बराबर लगाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगा देते हैं। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? के ई की पावर ए और डी की पावर बी। इसे इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कह दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर की विमाएँ रखेंगे, इधर की भी और इधर की भी। जब दोनों ओर की विमाएँ रखेंगे तो देखिए क्या आ जाता है। तो विमाएँ रखने पर हमें ये मिल जाएगा, ये बी तो बेग है ना, और बेग की जो विमा वो हमने ज्ञात कराई थी आपको LT-1, और के तो एक कांस्टेंट था इसलिए इसको तो आवश्यक ही नहीं है यहाँ पर लिखना। बराबर ई क्या है? प्रत्यास्था गुणांक, और प्रत्यास्था गुणांक ई की जो विमा होती है वो ML-1T-2 होती है, और ऊपर पावर ए था तो ऊपर पावर ए लगा हुआ है। डी घनत्व, और घनत्व की जो विमा होती है ML-3 होती है, और ऊपर बी था तो ये बी लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात। अब इनको अलग अलग कर लिया, एल को अलग कर लिया और T-1 अलग हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम m की देखेंगे टोटल कितनी विमा है, कितनी घात है। तो m की a तो ये रही और m की b ये रही, m की a तो ये रही और m की b ये रही, और गुणा में घातें जुड़ जाती है तो m की जो टोटल हो जाती है वो a प्लस b हो जाती है। क्लियर हो रही होगी बात। और l की कितनी है? l की -1, और a की गुणा करेंगे तो -a तो ये रही और -3b ये रही, 3b माइनस के। तो जब जोड़ेंगे तो -a और -3b हो जाएगी, -a -3b l की। और t की कितनी है? t की ये रही बस केवल -2, और a ये रही तो -2a। तो t की कितनी हो जाएगी? -2a हो जाएगी। क्लियर होगी बात। इस तरीके से करके हमने m की, l की और t की अलग अलग विमाएँ सेपरेट कर ली, अलग अलग कर ली। अब दोनों ओर की विमाओं की तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखेंगे m की तो यहाँ पे a प्लस बी है, और यहाँ m की है ही नहीं, यानी 0 है। तो इसका मतलब a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ l की कितनी है? -a -3b, और यहाँ पे l की कितनी है? 1। किसी की पावर नहीं दिखा रखी हो, सोना कर रखी तो 1 ही तो होती है। तो -a -3b बराबर हो गया 1, ये आ गया 1, सेकेंड हो गई। और यहाँ t की कितनी? -2a, और यहाँ पे t की कितनी? -1। तो -2a बराबर -1 हो जाएगा। ये रहा -2a बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो a बराबर कितना आ जाता है? 1/2। अब चुपचाप होकर के ये a का मान उठाइए और पहली समीकरण में रख दीजिए तो b का मान भी आ जाएगा। देखिए रख दिया हमने इसी तरीके से करके, a जमा b बराबर 0 था ना, ये तो रख दिया हमने। तो a का मान कितना आया था? 1/2 आया था। b की वैल्यू हमें निकालनी, और बराबर में क्या था? 0 था, तो ये रखा हुआ 0। तो जब निकालेंगे तो ये देखेंगे आप ध्यान से करके, 1/2 जमा b बराबर 0। तो जब 1/2 इधर आ जाएगा ना 0 की तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। बस a और b का मान, a का और b का मान उठाइए, और जो समीकरण नंबर स्टार्टिंग वाली थी ना, जिसको 1 कहा था, ये वाली समीकरण नंबर 1 ये कही थी ना हमने यहाँ पे, ये रही, ये वाली है b = k e की पावर a d की पावर b, ये समीकरण 1 कही थी ना। इस जगह आकर के हम a का मान भी और b का मान दोनों रख देंगे। यहाँ पे a और b दोनों के मान हम रख देंगे। कहाँ से रखेंगे? यहाँ से a का मान तो ये आ गया था, और b का मान हमारे पास ये आ गया था इस जगह से। तो ये दोनों मान उठाएंगे और वहीं समीकरण में हम रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा b बराबर k e की पावर a था ना, और a का मान आया 1/2, ये रख दिया हमने, एंड d की पावर b था ना, और b का मान -1/2, ये रख दिया हमने इस तरीके से करके। क्लियर होगी बात। या b बराबर k अपनी जगह
जगह रखा हुआ है। इस तरीके से e की पावर 1/2 और d की पावर चूँकि माइनस में था तो इसे 1 के बटे में ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी। हमेशा करना ही ऐसा होता है, जो माइनस की घात होती है उसको प्लस बनाने के लिए बटे में लेके जाते हैं, तो घात जो ना माइनस की प्लस बन जाती है, राइट। इस तरीके से तो ये e की पावर भी 1/2 है, नीचे d की पावर भी 1/2 है। अब हमें क्या करना, घात हटानी है 1/2। तुम्हें पता कैसे हट सकती है, रूट से हट सकती है। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को रूट में लिख देंगे तो घात को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूट का मतलब ही पावर 1/2 होता है। तो ये आ जाएगा b बराबर k, अपनी जगह रखा हुआ, और बड़ा सा रूट उसके ऊपर हो गया e/d। 1/2 कहाँ चला गया, रूट के रूप में चला गया ना, इस तरीके से करके तो ये आ जाता है। तो ध्वनि तरंग की जो चाल आ जाती है वो k रूट e/d आ जाती है। हालांकि यहाँ k का मान 1 होता है, लेकिन हमने अभी k ऐसे लगा रहने दिया। तो इस तरीके से किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की जो चाल है वो b बराबर k अंडर रूट e/d होती है। ये इसका जवाब आ जाता है। तो इस तरीके से करके हमने ध्वनि तरंग की चाल विमाओं की सहायता से ज्ञात कर ली। यह एक फार्मूला जो किसी भी माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल को प्रदर्शित करता है, उसको हमने विमा की सहायता से ऐसे करके ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये था आज का सवाल। बाकी नए सवाल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।